Hello all of you, good morning. So today I will discuss the population genetics with हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। पॉपुलेशन जेनेटिक्स के पार्ट 2 में आज हम हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, 1908 में जो हार्डी थे वो एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे और जो वेनबर्ग थे वो एक जर्मन फिजिशियन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंटली एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप को डिस्क्राइब किया मेंडेलियन पॉपुलेशंस में, वो भी एलील फ्रीक्वेंसी और जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज के बीच में उन्होंने मैथमेटिकल रिलेशनशिप को लगाया जिसे हम आज हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल कहते हैं। ओके, तो उन्होंने एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप को लगाया जीनोटिपिक और एलेलिक फ्रीक्वेंसीज के बीच में, तो उन्हें एक हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन भी मिला, p² + 2pq + q² = 1। ओके, उन्होंने कंसिडर ये किया कि कोई ऑटोसोमल जीन है, वो ऑटोसोमल जीन के पास कोई एक जीन है तो उसके पास दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं एलील्स के। ओके, एलील्स एक जीन का, सेम जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म्स होता है। ओके, ये डिफिनीशन आप सभी को पता है। तो उन्होंने कंसीडर ये किया कि एक ऑटोसोमल जो जीन है उसके पास दो एलील्स हैं, एक कैपिटल ए है और एक स्मॉल ए है। कैपिटल ए जो डोमिनेंट है, स्मॉल ए जो रिसेसिव है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ये कंसीडर किया कि उसे अगर सेक्सुअली हम लोग रिप्रोडक्शन करा रहे हैं तो एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन हो रहा है। ओके, प्रोडक्शन कैसे होगा, तो जब भी एक जीन के दो एलील्स होते हैं तो वो एलील्स मेल और फीमेल दोनों के होने चाहिए, तभी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा। ओके, तो उन्होंने यहाँ पे पुन्नेट स्क्वायर बना के डिस्क्राइब किया कि कैसे उन्होंने इस इक्वेशन को फाइंड आउट किया है। ओके, तो ये फ्रीक्वेंसी F मीन्स फ्रीक्वेंसी और कैपिटल A मीन्स कि डोमिनेंट है यानी P है, क्योंकि P जो है डोमिनेंट केस है और Q जो है रिसेसिव केस है। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने बात किया था। तो ये जो एलील्स हैं ये फीमेल की हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, और ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो एलील्स हैं ये मेल के हैं। ओके, तो आपस में रिप्रोडक्शन हुआ है, पुन्नेट स्क्वायर हम सभी को बनाने आता है। तो उससे क्या मिला, p², 2pq मिले हैं मीन्स 2pq और एक q² मिला है = 1। यानी कि ये जो फार्मूला है p + q का होल स्क्वायर का फार्मूला है। ओके, p + q² का फार्मूला है ये, जिससे ये इक्वेशन हमें मिला है, जिसे आज हम हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन कहते हैं। ओके, सो इस इक्वेशन पे बेसिस यानी कि हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो 4 नंबर में भी 2 नंबर में भी CSIR पूछता है, तो ऐसे क्वेश्चंस की भी कुछ हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने कैलकुलेशन ऑफ एलेलिक फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट किया था। आज हम हार्डी-वेनबर्ग क्वेश्चंस को उस हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन के पे बेसिस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो जो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल है, इनके कुछ एजम्पशंस हैं, मीन्स कि इनके कुछ मानक हैं कि ये तभी फॉलो करेंगे जब कोई पॉपुलेशन में रैंडम मेटिंग हो रहा है। रैंडम मेटिंग मीन्स कि वो किसी के साथ भी मेटिंग कर रहे हैं। उसके बाद जो सेकंड कह रहा है कि लार्ज पॉपुलेशन साइज़ होनी चाहिए, मीन्स कि मतलब कि स्मॉल पॉपुलेशन साइज़ नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़ी कोई पॉपुलेशन साइज़ है, अगर उसमें रैंडम मेटिंग हो रहा है, मीन्स कि हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। ओके, जो थर्ड नंबर में ये कह रहा है कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है मीन्स कि वो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा है। उसके बाद कोई माइग्रेशन नहीं होनी चाहिए, अगर माइग्रेशन हुआ तब भी प्रॉब्लम है,
कोई म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए। अगर म्यूटेशन हो रहा है मीन्स कि जो एक जनरेशन में एलेलिक फ्रिक्वेंसीज 1 था या जीनोटिपिक फ्रिक्वेंसीज 1 था, तो अगले जनरेशन में अगर 2 हो गया, अगर म्यूटेशन हुआ तो, या फिर 0 ही हो गया तो भी प्रॉब्लम है। इसलिए कोई म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जेनेटिक ड्रिफ्ट, कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है ये स्मॉल पॉपुलेशन में इनकी एलेलिक फ्रिक्वेंसीज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो ट्रांसमिट होती है तो चेंजेस आते हैं, रेंडमली चेंजेस आते हैं। तो अगर इसीलिए ये जेनेटिक ड्रिफ्ट को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि हार्डी वेनवर प्रिंसिपल में क्या है, रैंडम मेटिंग तो होती है लेकिन लार्ज पॉपुलेशन साइज में होती है। इसके साथ साथ इसमें कोई म्यूटेशन माइग्रेशन नहीं चाहिए, इसलिए ये जेनेटिक ड्रिफ्ट को भी ये लोग फॉलो नहीं करते। तो एजम्पशंस इनके कुछ हैं, जो 6 एजम्पशंस हैं। अगर ये आपको याद है तो कभी कभी 2 नंबर में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, इसके अलावा ये जो एजम्पशंस हैं इन्हीं के कारण जो हार्डी वेनबर प्रिंसिपल है इनके 2 एस्पेक्ट्स हैं। ओके, तो 2 एस्पेक्ट्स में क्या है कि जो एलील फ्रिक्वेंसीज है, मतलब एक पॉपुलेशन में जो एलेलिक फ्रिक्वेंसीज है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब ट्रांसमिट होती है तो उनमें चेंजेस नहीं आते हैं, इसलिए उन्हें एलेलिक फ्रिक्वेंसी इक्विलिब्रियम कहते हैं। ओके, या फिर उन एस्पेक्ट्स उन एजम्पशंस के कारण जो जीनोटिपिक फ्रिक्वेंसी है वो भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब जाती है तो उनमें क्या है कि चेंजेस नहीं होते हैं, तो उन्हें जीनोटिपिक फ्रिक्वेंसी इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो एजम्पशंस के कारण हार्डी वेनवर प्रिंसिपल के इनके 2 एस्पेक्ट्स भी हैं। ओके, जिन्हें हम ईजिली याद रख सकते हैं कि इनमें एलेलिक फ्रिक्वेंसी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रही है तो चेंज नहीं हो रही है, तो उसे हम एलेलिक फ्रिक्वेंसी इक्विलिब्रियम कह रहे हैं या फिर जीनोटिपिक फ्रिक्वेंसी इक्विलिब्रियम कह रहे हैं। ओके, इसके अलावा ये क्वेश्चन दिया है, कह ये रहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप इन ए रैंडमली मेटिंग। हमने क्या कहा था, जब भी हार्डी वेनवर प्रिंसिपल को फॉलो करेगा तो उनकी मेटिंग कैसी होगी, रैंडमली होगी और लार्ज पॉपुलेशन में होगी, जो यहाँ पे मेंशन कर दिया है। रैंडम मेटिंग पॉपुलेशंस इज 0.09। मीन्स कह ये रहा है कि यहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी दे दिया है। उसके बाद कह ये रहा है, इफ़ द पॉपुलेशन इज इन हार्डी वेनबर इक्विलिब्रियम व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द 2 एलील्स। इसमें जो डोमिनेंट है, डोमिनेंट मीन्स कि जो पी है, पी का फ्रीक्वेंसी दे दिया है। इसके अलावा 2 एलील्स की फ्रीक्वेंसी को पूछ रहा है। ओके, यानी पी और क्यू, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव वाले की फ्रीक्वेंसी को ये पूछ रहा है। तो अब हम इक्वेशन पे देखेंगे कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। ओके, तो इक्वेशन क्या था, सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। इक्वेशन कुछ ऐसे था, हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन। तो हम इस पे रख के डायरेक्टली इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसमें क्या है, एलील्स को पूछ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं हमें जो एलेलिक फ्रिक्वेंसी को जो हमने कैलकुलेट किया था P + Q = 1 पिछले वीडियो लेक्चर्स में, उसे भी कहीं ना कहीं हमें लगाना पड़ेगा। तो इसमें कह ये रहा है कि होमोजाइगस डोमिनेंट का जीनोटाइप दे दिया है 0.09, यानी कि P का दे दिया है। .09। ओके, तो इस पे हम रख देंगे, तो इसका जो है यानी कि एक एलील्स की फ्रीक्वेंसी हमें मालूम चल जाएगी। ओके, तो हम कैसे रखेंगे वो देखते हैं। P² = 0.09 दे दिया है, यानी कि अब ये स्क्वायर हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रूट में लेना पड़ेगा। ओके, यानी कि जो P है उसकी फ्रीक्वेंसी हमें मालूम चल गई 0.3 है। तो हमें Q की फ्रीक्वेंसी भी, दूसरे एलील की भी फ्रीक्वेंसी ईजिली मालूम चल जाएगी। कैसे, P + Q = 1 से।
पी की जो फ्रीक्वेंसी आई 0.3 आई। ओके, तो अब क्यू की फ्रीक्वेंसी, इसमें दो एलिल्स की फ्रीक्वेंसी को पूछ रहा है। ओके, तो अब हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, P प्लस क्यू इजकल टू 1। यानी कि Q की जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो 0.7 आएगी और P की जो फ्रीक्वेंसी आई 0.3 आई। अगर इन दोनों को हम प्लस कर देंगे 0.3 और 0.7 को, तो 1 आएगा। यानी कि जो हमने कैलकुलेट किया है, जो एलिल्स की फ्रीक्वेंसी को हमने निकाला वो हमने सही निकाला है। ओके, तो इस तरह से ही सारे क्वेश्चंस, अगर जब भी क्वेश्चन में हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम या इक्वेशन को मेंशन कर दिया है, मीन्स कि वो इसी फार्मूले पर पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 पर ही वो सॉल्व होगा। और जब सिर्फ एलेलिक फ्रीक्वेंसीज दे दिया है और उसको कैलकुलेट करने को कह रहा है, तब ये फार्मूला हम नहीं लगाएंगे। जो पिछले वीडियो लेक्चर्स में जो हमने बात किया था, जिस फार्मूले को, उसको हम उस फार्मूले पर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, जिस टाइप्स के इसमें दो ही टाइप्स के क्वेश्चंस हमेशा पूछता है, या तो एलेलिक फ्रीक्वेंसीज को सिंपली पूछेगा या फिर ये हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन को मेंशन करके पूछ लेगा। तो इस फार्मूले पर हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर्स है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, ताकि फर्दर हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू दिस, थैंक यू सो मच।